हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे एसएससी सीरीज़ को, जहां पे हम कवर कर रहे थे टॉप 50 जीके एमसीक्यूज़ सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे अगर फ्रेंड्स आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, कोई भी हो, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लेके आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम इंक्लूड करते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो भी बनते हैं वो सब कुछ मैं आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड करती हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम साथ में विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को कंटिन्यू हम करते रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, द टॉम्ब ऑफ विच ऑफ दीज एंशिएंट एम्परर इज लोकेटेड इन द सासाराम टाउन इन बिहार स्टेट। तो बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। तो यहाँ पे जो टॉम्ब है बिहार स्टेट के सासाराम टाउन में, ये शेर शाह सूरी का यहाँ पे टॉम्ब है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी जो है ना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप जो यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट एम्परर्स, इनके भी हम यहाँ पे टॉम्ब की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बहादुर शाह जफर, इनका जो टॉम्ब है ना, ये कहाँ पे है, ये यांगोन म्यांमार में है। ठीक है, यांगोन म्यांमार में इनका टॉम्ब लोकेटेड है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इनका जो टॉम्ब है ये कुतुब मीनार में है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इनका टॉम्ब लाहौर में लोकेटेड है। शेरशाह सूरी का कहाँ पे है, बिहार में है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है, ये सारे टॉम्ब्स इन सारे फेमस एंशिएंट एम्परर्स का है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको पहले पता होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल होता क्या है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस होते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ जब बात करें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो जब हम एक किसी इंडिविजुअल के इकोनॉमिक बिहेवियर की बात करते हैं, तब हम उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। और वहीं अगर हम डिफरेंट यहाँ पे लोगों का, या फिर आप मान सकते हैं बहुत सारे लोगों का अगर हम स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक बिहेवियर, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर एक पर्सन है ना, तो मान लीजिए एक कंपनी है, राइट, तो उसमें एक पर्सन है, तो उस एक्स पर्सन की जो सैलरी होगी, है ना, अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। बट अगर हम सारे कंपनी की जो इकोनॉमिक बिहेवियर है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो एक मैक्रो इकोनॉमिक का एग्जाम्पल होगा। तो आई होप आपको क्लियर है, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल का होता है और मैक्रो इकोनॉमिक एज अ होल का हम बात करते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। तो जहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात की जाएगी वो माइक्रो इकोनॉमिक का एग्जाम्पल होगा। अब देखिए, पहले आई है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में तो सबका आएगा, एज अ होल हम बात कर रहे हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है उसी में दिख रहा है, एग्रीगेट का मतलब होल होता है, तो ये भी नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट, तो फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट भी हम इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं, एज अ होल बात करते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। बट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी कि हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, उनके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो है एग्जाम्पल है माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का। तो आपको अगर आंसर नहीं पता है डायरेक्टली, तो आप इस तरीके से जो है इसे आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को डिवाइड किया गया है, उनको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप इंडिविजुअल मार्केट की बात कर रहे हैं, या फिर इफेक्ट ऑफ अ प्राइस ऑफ अ गुड, एक किसी गुड का प्राइस की बात कर रहे हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक होगा। इंडिविजुअल लेबर मार्केट की बात कर रहे हैं, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक होगा। इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर बात कर रहे हैं, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक होगा। सप्लाई ऑफ गुड भी माइक्रो इकोनॉमिक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक में क्या आता है, होल इकोनॉमी। जैसे अगर हम होल इकोनॉमी की बात करें, जैसे जीडीपी हो गया, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक होगा। नेक्स्ट इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन टोटल जो है लेवल इंक्रीज होता है प्राइसेस का, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक का एग्जाम्पल है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी टोटल की बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड और प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, तो ये सारे जो हैं टर्म्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक को कैटेगराइज किया गया है। तो इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, अच्छे से आप आंसर करें। देखिए, ऑप्शन में तो ये 4 दिए हैं, अगर आपको इनमें से कोई और भी दिया जाए तो आपको आंसर करना आना चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए ये जो पिक्चर है यहाँ पे इंक्लूड की है। राइट,
चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, पान सिंह तोमर हु वॉज द 7 टाइम नेशनल चैम्पियन वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो पान सिंह तोमर जो कि 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं, ये निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स ये एसोसिएटेड है इसमें से स्टीपल चेस से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1958 के एशियन गेम्स में जो कि टोक्यो में हुआ था, और इन्होंने फ्रेंड्स इंडियन आर्मी में भी सर्व किया हुआ है। तो पान सिंह तोमर स्टीपल चेस से एसोसिएटेड हैं। और स्टीपल चेस होता क्या है, देखिए इस तरीके से ये लॉन्ग जंप्स होती हैं जहाँ पे नीचे पानी होता है, ठीक है, ये स्टीपल चेस गेम है। आपका अगला क्वेश्चन, द जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड। तो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन इन दोनों को मिला के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो जहाँ पे वेपराइजेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है, इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स डिस्टिलेशन, ठीक है। तो वेपराइजेशन का मतलब क्या है, जब मान लीजिए पानी है उसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो उससे वेपर्स निकलेंगे, तो वो वेपर क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, राइट। तो वाटर जो है गैस बन रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। और कंडेंसेशन क्या होता है, जब गैस लिक्विड बन रहा है, यानी कि ऑपोजिट ऑफ वेपराइजेशन होता है कंडेंसेशन। तो जब ये दोनों एक साथ होता है इसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखें डिफरेंट और भी जो दिए हैं ऑप्शंस, तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये साथ में मिलके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, एक शेप फॉर्म करेंगे, इसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे बात करें क्रोमेटोग्राफी, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे अगर आपको अगर मान लीजिए मिक्सचर दिया जा रहा है, ये सारे केमिस्ट्री के ही टर्म्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए आपको कोई एक मिक्सचर दिया जा रहा है जहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वाटर एंड फॉर एग्जांपल शुगर है, ठीक है, तो उन दोनों को जो सेपरेट करने का प्रोसेस होगा, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक अगर आपको एक मिक्सचर दिया जा रहा है तो उसको जो सेपरेट करने का प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, इसे हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। वहीं बात करें सब्लिमेशन क्या होता है, तो सब्लिमेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस बनता है ना, इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल अगर आपको मैं दूँ तो जैसे कैम्फर होता है, कपूर जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो ये जो कैम्फर है इसको अगर आप जलाते हैं तो क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में पहले होता है, फिर जब इसको जलाया जाता है तो ये क्या होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो है एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का, राइट। तो आप इस तरीके से सब्लिमेशन को याद रख सकते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं डिस्टिलेशन है क्या। देखिए डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर दैट सब्सिक्वेंटली कंडेंस्ड बैक इनटू लिक्विड फॉर्म। तो मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है, अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड है, ये पहले क्या बनेगा, ये बनेगा गैस, फिर जब ये गैस से रिटर्न लिक्विड बनेगा, इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। इन डिस्टिलेशन बोथ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस। तो दोनों जब एक साथ हुआ इसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। देखिए केमिस्ट्री का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको हर एक यहाँ पे फ्रेंड्स जो जीके में आपके सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनमें से आपको हर जगह से क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, तो आपको हर एक लेवल के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा और इस सीरीज़ को आपको फॉलो करना है ताकि आप सारे एग्जाम्स के लिए यहाँ पे प्रिपेयर हों, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि चाइना के साथ सबसे लंबा बॉर्डर यहाँ पे शेयर करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए अरुणाचल प्रदेश इज़ द इंडियन स्टेट दैट हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ चाइना। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इंडियन स्टेट्स दैट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विथ चाइना, कौन कौन से स्टेट हैं जो यहाँ पे चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, आप मैप में भी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स पहले यहाँ पे आता है जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे उत्तराखंड, इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पे नहीं कर रहा है शेयर बॉर्डर क्योंकि उसके ऊपर नेपाल है, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आता है फिर सिक्किम, या बॉर्डर देख सकते हैं येलो लाइन से हाईलाइटेड है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये टोटल 5 स्टेट्स हैं इंडिया के जो कि चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आता है उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सिक्किम। तो ऐसे आपको हर एक कंट्री जो है उससे नेबरिंग कंट्री, उनके साथ हमारा इंडिया में कौन कौन सा स्टेट है जो स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, फिर उधर पाकिस्तान, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। आगे आगे हम
उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अब बस ये कंटिन्यू करें देखना इस सीरीज़ को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका। द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। बात करें इस नेशनल पार्क की, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज़ एन इंडियन नेशनल पार्क विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1982। तो इसको 1982 में स्टैब्लिश किया गया है। ये चमोली उत्तराखंड में लोकेटेड है। इट वॉज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2005 बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को ने इसे 2005 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया हुआ है। साथ में फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और ऐसे नेशनल पार्क जो ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, उनमें से ही हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में है फ्रेंड्स एक ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे खीर गंगा नेशनल पार्क। इसके बाद बात करें पिन वैली नेशनल पार्क, और एक है सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। ओके, सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क, 5 नेशनल पार्क जो हैं ये हिमाचल प्रदेश से हो गए। नेक्स्ट बात कर ले जम्मू कश्मीर की। तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर से आता है सलीम अली नेशनल पार्क। नेक्स्ट है आता है यहाँ पे फ्रेंड्स दचीगम नेशनल पार्क, और साथ में किश्तवर नेशनल पार्क, किश्तवर नेशनल पार्क। तो ये 3 जो हो गए जम्मू कश्मीर से हो गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मेघालय, राइट। तो मेघालय से आप देख सकते हैं यहाँ पे आता है एक बालपक्रम, ठीक है, बालपक्रम नेशनल पार्क। फिर आता है नोकरेक नेशनल पार्क। ये दोनों हो गए यहाँ मेघालय से। ओके, तो इनको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। उत्तराखंड की नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड से यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में रिपीट होता है। गंगोत्री नेशनल पार्क, फिर गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फिर आता है वैली ऑफ फ्लावर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, और एक है राजाजी नेशनल पार्क। तो ये हो गए सारे जो नेशनल पार्क्स हैं फ्रेंड्स उत्तराखंड के हैं। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। उससे पहले यहाँ पे आपने देखा था कि यूनेस्को ने जो है इसे 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। तो यहाँ पे क्योंकि यूनेस्को की बात आई है वो भी हम कवर कर लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिश किया गया है इसको 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और फ्रेंड्स इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है, ये हैं ऑद्रे अजोले। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्लोरिनेशन कैन बी डन बाय एडिंग डैश टू द वाटर। तो यहाँ पे क्लोरिनेशन, पानी में किसको मिलाकर जो है क्लोरिनेशन किया जाता है। तो जब पानी में फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरिनेशन, राइट। तो यहाँ पे क्लोरिनेशन किया क्यों जाता है इसकी बात करें तो अगर मान लीजिए पानी में डिसइंफेक्शन करना है, ठीक है, यानी कि डिसइंफेक्ट करना है वाटर को, कोई भी अगर बैक्टीरिया उसको ख़त्म करना है ना, तो उसके लिए क्लोरिनेशन किया जाता है। इसके अलावा अमोनिया को हटाने के लिए भी क्लोरिनेशन किया जाता है। उसके टेस्ट को और कलर को इम्प्रूव करने के लिए क्लोरिनेशन किया जाता है, और जो भी ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट है उसको हटाने के लिए भी क्लोरिनेशन को किया जाता है। तो ये डिफरेंट यहाँ पे यूजेस हैं क्लोरिनेशन करने के। इसके अलावा देखिए इसको कैसे कैसे किया जाता है। क्लोरिनेशन कैन बी डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स, ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो क्लोरिनेशन करने के लिए क्लोरीन टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर क्लोरीन डाइऑक्साइड वाटर में डाल के इसको भी क्लोरिनेशन किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात आई है ब्लीचिंग पाउडर की। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है ना वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये कुछ येलोइश कलर में दिखता है, पानी में इजीली सॉल्यूबल हो जाता है, इसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ध्यान रखें इन सारे पॉइंट्स को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज। तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग सदैव क्या होता है। तो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है फ्रेंड्स ये होता है 0। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसके बारे में
Mechanical energy is defined as sum of total kinetic energy and potential energy in an object that is utilized to do work. तो यहाँ पे हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल नहीं बात कर रहे हैं. अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला दिया जाए तो इन टोटल इसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखें. अब अगला पॉइंट देखिए, द सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो. तो जो सम होता है चेंजेस इन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ये ऑलवेज जो है जीरो होता है. नेक्स्ट, दिस मीन्स दैट इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट डिक्रीज बाई सेम अमाउंट. तो जितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा यहाँ पे, तभी जो है ये जाके टोटल जीरो बनेगा. तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है. आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए. व्हाट डज एच स्टैंड फॉर इन HTML. तो HTML में जो H वर्ड है इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? इसका फुल फॉर्म है हाइपर. अब HTML का फुल फॉर्म देख लीजिए यहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. यहाँ पे आपको H दिया है, यहाँ पे आपसे M भी पूछा जा सकता है, L भी पूछा जा सकता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए. फ्रेंड्स ऐसे फुल फॉर्म्स काफ़ी सारे आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो इन वीडियोज़ में जो है ना हम हर एक जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है फुल फॉर्म से वो भी आपको कवर कराते चलेंगे. तो जैसे मान लीजिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, ठीक है. फिर इसके बाद बात करें, केमिस्ट्री के काफ़ी फुल फॉर्म्स हैं जो पूछे जाते हैं. नेक्स्ट, कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चन, कंप्यूटर से काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं SSC में, बट कभी कभी आ जाते हैं, तो इसलिए आपको हर तरीके से यहाँ पे रेडी रहना है. नेक्स्ट बात करें, और भी बहुत सारे ऐसे फुल फॉर्म्स हैं फ्रेंड्स, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स के भी काफ़ी सारे फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए GDP हो गया, है ना. इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आते हैं, तो आपको हम हर एक पॉसिबल क्वेश्चन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे कवर कराते रहेंगे, ठीक है. चलिए आगे बढ़ेंगे, और देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर से क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड किया है. CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी. इसके बाद बात करें, यहाँ पे आप देखिए ALU, ये है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. नेक्स्ट है URL, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस. UPS का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. VPN का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. नेक्स्ट बात करें वाईफाई, जिसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी. JPEG वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, इसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप. NTP का फुल फॉर्म है मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. PTP का फुल फॉर्म पिक्चर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. MB मेगाबाइट, KB किलोबाइट, TB टेराबाइट. DBMS, इसका फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब. और GIF, इसका फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट. तो ये फ्रेंड्स कंप्यूटर के पोर्शन से जो भी MCQ फुल फॉर्म्स थे वो मैंने बता दिए. आगे हम, जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट टॉपिक्स के फुल फॉर्म उनको भी आपको कवर कराएंगे, राइट. चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ ओर नेम्ड गैलिना. तो इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसका जो एक ओर है वो गैलिना नाम का है? इसका राइट आंसर है लेड, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए लेड का एक जो ओर है वो गैलिना होता है. इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ मेटल्स और उनके ओर्स आपके लिए इंक्लूड किया है, देख सकते हैं. जैसे कि आयरन, इसके ओर्स हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडरटाइट. नेक्स्ट है आयरन पायराइट. कॉपर के कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस और मेलाकाइट. जिंक के ओर हैं जिंक ब्लेंड और कैलामाइन. एल्यूमिनियम के ओर्स हैं बॉक्साइट, कायरलाइट और कोरंडम. नेक्स्ट है मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम के यहाँ पे ओर्स हैं डोलोमाइट, ये काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है. डोलोमाइट जो है एग्जाम में रिपीट होता है. कार्नालाइट, एप्सॉम सॉल्ट. कैल्शियम के ओर्स हैं लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फ्लोरस्पार वेरी इंपॉर्टेंट और कैल्साइट. तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये मेटल और उनके ओर्स ये आप ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बस मैंने आपके लिए यहाँ पे बताया हुआ है. और इसके अलावा आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं ना, कुछ इस तरीके का दिखता है गैलेना, जो कि ओर है लेड का. चलिए आगे बढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ कामयानी, द एपिक पोएम दैट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क्स इन हिंदी. तो यहाँ पे कामयानी, इस एपिक पोएम को जो है ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा. राइट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स C हो जाएगा यहाँ पे. तो इनके द्वारा कामयानी को लिखा गया है. इसके साथ काफ़ी फेमस हिंदी यहाँ पे राइटर है प्रेमचंद. इनके कुछ फेमस बुक्स की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे. तो देखिए प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है निर्मला नामक बुक, निर्मला, रंगभूमि, ठीक है, रंगभूमि. फिर आता है गाबन, कफन,
और नेक्स्ट है गोदान। ठीक है, तो ये सारे जो बुक्स हैं इनको प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स नेपाल फ्रॉम भूटान। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो नेपाल को भूटान से सेपरेट करता है। पिक्चर में आपको कंप्लीटली काफ़ी इजीली दिख रहा है, ये नेपाल है, ये भूटान है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है स्टेट सिक्किम। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे आपको बताना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये होती है गामा रे की। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ये इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे 10⁴ है, ये 10 यहाँ पे 20 से ज़्यादा हो गई है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है गामा रे की सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, ये रेडियो वेव की होती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। और फ्रीक्वेंसी का ऑपोजिट होता है क्या, वेवलेंथ, है ना। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रेडियो की होगी, और सबसे कम होगी गामा रे की। आपका अगला क्वेश्चन, रानी की वाव द क्वींस स्टेप वेल विच इज़ इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज़ लोकेटेड इन। तो रानी की वाव जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है, ये कहाँ पर स्थित है। तो रानी की वाव ये लोकेटेड है फ्रेंड्स गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पिक्चर देख सकते हैं, ये है रानी की वाव। देखिए, रानी की वाव इज़ एन इंट्रिकेटली कंस्ट्रक्टेड स्टेप वेल सिचुएटेड इन द टाउन ऑफ पटान इन गुजरात, इंडिया। तो गुजरात में लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर। तो सरस्वती नदी के किनारे ये स्थित है। रानी की वाव वॉज बिल्ट एज अ मेमोरियल टू एन 11th सेंचुरी AD किंग भीमदेव वन। तो यहाँ पे भीमदेव वन के मेमोरियल में ये कंस्ट्रक्ट किया गया था। इट वॉज एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन 22 जून 2014। तो 22 जून 2014 को जो है यहाँ पे इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, अ रीजन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा कैन बी स्टोर्ड फॉर रैपिड एक्सेस इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर मेमोरी का क्षेत्र जहां अक्सर एक्सेस किए गए डेटा को तेज़ी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसे फ्रेंड्स कैश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फेराड इज़ द यूनिट ऑफ। तो हर एक वीडियो में मैं आपको जो यूनिट्स हैं, SI यूनिट्स जो फिजिक्स के हैं वो बता रही हूँ, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो फेराड जो है फ्रेंड्स ये यूनिट होता है इनमें से। राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस का, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का वो यूनिट है, रेडियन एंगल का, न्यूटन फोर्स का और वेट का यूनिट होता है, जूल किसका यूनिट होता है, एनर्जी का और वर्क का भी यूनिट है, कूलम चार्ज का यूनिट होता है, फेराड कैपेसिटेंस का, वोल्ट पोटेंशियल का होता है, सीमेंस जो है कंडक्टेंस का यूनिट है, ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है, वेबर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, हेनरी है फ्रेंड्स इंडक्टेंस का यूनिट, टेस्ला यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का या फिर स्ट्रेंथ का, और टेम्परेचर का यूनिट यहाँ पे सेल्सियस। नेक्स्ट लक्स जो है ये इल्यूमिनेंस का यूनिट होता है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटाल जो है ये कैटालिटिक एक्टिविटी का यूनिट है। तो आपको जो है यहाँ पे ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए मैंने आपको, ये अच्छे से याद कर लेने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन, वेम्बनाद लेक विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज़ इन विच स्टेट। तो यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाद झील। आपको बताना ये किस राज्य में स्थित है भारत के। तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है यहाँ पे केरला में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए वेम्बनाद इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एज वेल एज़ द लार्जेस्ट इन द स्टेट ऑफ केरला। तो इंडिया का सबसे लंबा लेक अगर कोई है तो वो वेम्बनाद लेक है, और ये केरला का सबसे बड़ा लेक है। द लेक हैज़ एन एरिया ऑफ 230 स्क्वायर किलोमीटर एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ 96.5 किलोमीटर। लेंथ इसकी कितनी है, 96.5 किलोमीटर की है, और एरिया है 230 स्क्वायर किलोमीटर्स की। फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं लेक से रिलेटेड। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में और एशिया में कौन सा है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा वुलार लेक। कहाँ पे है, कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है हमारे इंडिया का, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया अभी हमने डिस्कस किया है, ये है वेम्बनाद लेक। कहाँ पे है ये, केरला में है। ओके,
तो ये लॉन्गेस्ट, अगर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर पूछा जाए तब वुलार लेक होगा। लॉन्गेस्ट लेक वेम्बनाड लेक है। नेक्स्ट पूछा जाए कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सा है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अपर लेक, जो कि है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक कौन सा है इंडिया में, इन इंडिया, राइट आंसर हो जाएगा चिलिका लेक। नेक्स्ट पॉइंट, हाईएस्ट लेक इन इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो हाईएस्ट लेक इन इंडिया, तो ये है फ्रेंड्स चुलामू लेक। कौन सा लेक, चुलामू लेक। कहाँ पे है ये, सिक्किम में। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब कुछ स्टेट के हम यहाँ पे लेक्स डिस्कस करेंगे जो ऑफन एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश की। ओके, तो देखिए सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से आते हैं फ्रेंड्स सबसे पहला कोलेरू लेक, काफ़ी रिपीट होता है। नेक्स्ट आता है पुलिकट लेक, पुलिकट लेक। इसके बाद और बात करें नेक्स्ट स्टेट तो आता है असम, है ना। असम के आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सोनबिल लेक, सोनबिल लेक, हैफलॉन्ग लेक, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे बिहार की। तो बिहार से हैं फ्रेंड्स कन्वर लेक। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आता है फ्रेंड्स प्रसार लेक, रेणुका लेक, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट यहाँ पे बात करें हम जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दल लेक, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे कर्नाटका, कर्नाटका के वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटका का है फ्रेंड्स एक बेलंदूर लेक, ओके। इसके अलावा अलसूर लेक, पंपा सरोवर, मणिपुर की बात करें, मणिपुर से काफ़ी फेमस है लोकतक लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे लेक्स की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लोकतक लेक ही है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में जो है ना ये रिपीट होते ही रहता है, होते ही रहता है। नेक्स्ट उड़ीसा का एक चिलिका लेक, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। और एक यहाँ पे आपने जो कोलेरू लेक देखा है ये बहुत रिपीट होता है। आई होप आपको ये सारे क्लियर हैं। इसके अलावा और भी बात करें तो राजस्थान से फ्रेंड्स एक है सांबर लेक, ठीक है, राजस्थान से है सांबर लेक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी के लिए काफ़ी है, ये सारे आप याद रखें। देखिए ये आंध्र प्रदेश के हो गए, ये असम, मणिपुर, उड़ीसा, नेक्स्ट बिहार, हिमाचल प्रदेश, फिर हमने बात की यहाँ पे जम्मू कश्मीर की, कर्नाटका की। तो सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे। आगे हम और भी जो हैं उनको कवर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन्स वर कॉल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन्स को क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था फ्रेंड्स दिनार, राइट। तो गुप्ता डायनेस्टी की बात करें फ्रेंड्स तो इसके फाउंडर कौन थे, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे श्रीगुप्त। और लास्ट रूलर कौन थे गुप्ता डायनेस्टी के, ये थे यहाँ पे फ्रेंड्स विष्णुगुप्त। साथ में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करें। रियल फाउंडर किसे कहा जाता था गुप्ता एम्पायर का, रियल फाउंडर, या फिर आप कह सकते हैं महाराजा धीराज की जो टाइटल है, महाराजा धीराज की जो टाइटल है ये किसको दी गई थी, ये दी गई थी चंद्रगुप्त को। नेक्स्ट इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता था, इंडियन नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके टाइम पे ही इनके कोर्ट पोएट थे हरि सेन, ठीक है, हरि सेन जो थे ये इनके टेन्यूर में थे। नेक्स्ट बात करें विक्रमादित्य, ये किसकी यहाँ पे, विक्रमादित्य ये किसका टाइटल था, ये टाइटल था चंद्रगुप्त टू का, ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी, इसका फाउंडेशन किसने किया था, इसका फाउंडेशन जो है इसको फाउंड किया गया था बाय कुमारगुप्त।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए गुप्ता एम्पायर के। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स द वर्ड बटरफ्लाई इज़ यूज्ड। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे सीरीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस वाले सेट में ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है बटरफ्लाई, जो कि एसोसिएटेड है स्विमिंग से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। साथ में मैंने चेस में आपको बताया था कि गैम्बिट वर्ड जो है इसको चेस में इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं। और अगर आपने प्रीवियस सेट अभी तक देखा नहीं है फ्रेंड्स, तो उसको भी जाके ज़रूर देखें। तो कुछ और यहाँ पे गेम्स और उनसे रिलेटेड टर्म को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन से काफ़ी सारे हैं, बट यहाँ पे एक याद रखें आप, डबल ड्रॉप। बास्केटबॉल में आप याद रखें ड्रिबलिंग, ठीक है। फिर बात करें जिम्नास्टिक्स की, तो जिम्नास्टिक्स में होता है कोन ऑफ स्विंग, ठीक है। कोन ऑफ स्विंग ये एक वर्ड है जो कि जिम्नास्टिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो पेरिस ये कैपिटल है फ्रांस का। अगला क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स आपका, द कामाख्या टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। तो कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है, ये लोकेटेड है गुवाहाटी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो अम्बुबाची मेला है ये कामाख्या टेम्पल में होता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अम्बुबाची मेला इज़ हेल्ड इन विच टेम्पल। राइट आंसर हो जाएगा कामाख्या टेम्पल। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे हम टेम्पल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो एक काफ़ी फेमस टेम्पल है जो कि है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। राइट, काफ़ी एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ये कहाँ पे है, ये है केरला में लोकेटेड। इसके अलावा रामनाथ स्वामी टेम्पल, ये कहाँ पे है, टेम्पल है ना, तो यहाँ पे रामनाथ स्वामी टेम्पल जो है ये है रामेश्वरम में, रामेश्वरम तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट बात करें मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है, मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में। नेक्स्ट विरूपाक्षा टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ पे है, ये हम्पी में है। हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटका में है। नेक्स्ट बात करें सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल फ्रेंड्स लोकेटेड है गुजरात में। नेक्स्ट द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ पे है, गुजरात में है। इसके अलावा और भी बात करें फ्रेंड्स तो जगन्नाथ टेम्पल है और कोणार्क टेम्पल है, ये दोनों उड़ीसा में आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, अभी आप इतने ध्यान रखें, आगे हम बाकी को भी डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अ मार्केट स्ट्रक्चर विच इज़ डोमिनेटेड ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बाजार संरचना जिसमें केवल कुछ ही फर्मों का प्रभुत्व होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स अगर रेगुलेट कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं ऑलिगोपोली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे सिर्फ एक पर्सन जो है डोमिनेट कर रहा है मार्केट में, उसे क्या कहते हैं, इसे हम फ्रेंड्स मोनोपोली कहते हैं। और ऑलिगोपोली में क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ जो फर्म्स हैं वो डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखिए ईयरली करंट अफेयर्स या फिर जो लास्ट 6 मंथ्स का मंथली करंट जो कंपाइलेशन होता है मंथली करंट अफेयर्स का, वो फिर इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिसेंटली आपके लिए यहाँ पे जून का जो मंथली करंट अफेयर्स है जिसमें आपको 550 प्लस वन लाइनर एंड एमसीक्यू मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इनमें से अगर आप कोई भी ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमारे वेबसाइट पे जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पे वापस आएंगे। गिर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच प्लेस इन इंडिया। तो फ्रेंड्स गिर नेशनल पार्क जो है ना, ये लोकेटेड है गुजरात में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। इसके अलावा और भी बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे गुजरात से, तो यहाँ पे आता है गुजरात से वांदसा नेशनल पार्क, है ना। इसके अलावा आता है मराइन नेशनल पार्क, ब्लैकबग नेशनल पार्क, ब्लैकबग नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ से आता है पेंच, कान्हा, कूनो, संजय, सतपुरा, वन विहार नेशनल पार्क। नेक्स्ट पन्ना नेशनल पार्क। तो ये सारे जो हैं कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट बात कर ले फ्रेंड्स यहाँ पे कर्नाटका की, तो कर्नाटका से बांदीपुर, इसके अलावा बेन्नरघट्टा नेशनल पार्क,
ये सारे आते हैं कर्नाटका से। असम की बात की जाए तो असम से है काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर मानस नेशनल पार्क भी असम में है, नामेरी नेशनल पार्क भी असम में है, नेक्स्ट ओरंग नेशनल पार्क, इसके अलावा रायमोना नेशनल पार्क और इसके अलावा दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क्स हो गए असम से। अगला क्वेश्चन, वेयर इज रोडोप्सिन ऑल्सो कॉल्ड विजुअल पर्पल लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। तो रोडोप्सिन ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये लोकेटेड होता है आई में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, वाई डिड यूएसए लॉन्च द गैलीलियो स्पेस प्रोब। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो अंतरिक्ष जांच क्यों लॉन्च की थी। इसको लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए जुपिटर को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए, नासाज गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट was designed to study the large gaseous planet Jupiter, its moon and its surrounding magnetosphere, which is the magnetic bubble surrounding the planet। तो जुपिटर को स्टडी करने के लिए जो है ना यहाँ पे गैलीलियो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। तो जुपिटर जैसे कि एक लार्ज और गैसियस प्लैनेट है, इसके मून्स कैसे हैं, कितने हैं, इन सब को स्टडी करने के लिए इस प्रोब को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था फ्रेंड्स, ये था 1956 से लेके 61 तक का। बात करें यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स के बारे में, उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ये बात करता था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करता था सेकेंड 5 ईयर प्लान, और इसको हम महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और वहीं बात करें 5 ईयर प्लान की, तो फ्रेंड्स पहली बार 5 ईयर प्लान को 1951 में लॉन्च किया गया था। और टोटल 5 ईयर प्लान्स कितने हैं, टोटल 12 5 ईयर प्लान्स को फॉर्मुलेट किया गया। तो जो लास्ट था फ्रेंड्स वो 2012 से लेके 2017 तक का था, और ये बना था अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह। राइट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है ऑस्मियम की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं फ्रेंड्स ऑस्मियम, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है ये होता है 76। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, आपको बताना है इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर ऑस्मियम का 76 होता है। आगे बढ़ेंगे और आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, हैलोजेंस हैव डैश इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन कौन से ग्रुप होते हैं, आप देख रहे हैं ये 17th ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो है इसे हम कहते हैं हैलोजन। तो इनके पास जो आउटर शेल होता है ना, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी। तो आउटर शेल में सबके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पाए जाते हैं आउटर मोस्ट शेल्स में हैलोजेंस के। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा इसी तरीके से आपसे दूसरा भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो नोबल गैसेस हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रुप 1 जो है इनमें कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आपको इस तरीके से फ्रेंड्स प्रिपेयर करना है। पीरियोडिक टेबल से काफ़ी सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, तो थोड़े थोड़े मैंने आपको प्रीवियस सेट्स में बताए हैं। अगर देखा नहीं है आपने उसको जाके ज़रूर देखें। वहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर्स बताए हुए हैं, और इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, उसको आप जाके ज़रूर देखें। राइट, चलिए आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट डज जीएनपी स्टैंड फॉर। तो जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जीडीपी, जीएनपी, जीएनआई ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स से। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम। तो यहाँ पे आप तीनों का डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन कंट्री। तो हमारे कंट्री में नेशनल आउटपुट जो है उसे हम जीडीपी कहते हैं, और इसमें जो फॉरेन मल्टीनेशनल्स की इनकम है इसको भी इंक्लूड किया जाता है। वहीं जीएनपी की बात करें तो यहाँ पे जीएनपी में जीडीपी होता है, उसके साथ नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी होता है। बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, एक्सक्लूड्स इनकम अर्न बाई मल्टीनेशनल व्हेन प्रॉफिट इज सेंड बैक टू द अदर कंट्री। तो जब यहाँ पे प्रॉफिट को दूसरे कंट्री में सेंड किया जाता है तो उस इनकम को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता। वहीं पे बात करें ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है, तो सिमिलर टू जीएनपी, ये जीएनपी से सिमिलर होता है। इसमें सम वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय रेसिडेंट प्रोड्यूसर्स होता है, नेट रिसिप्ट्स होता है, और कोई भी टैक्सेस अगर हैं इन सबको इसमें ऐड किया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है जीडीपी, जीएनपी और जीएनआई का।
और ऐसे इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे फुल फॉर्म्स है फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ पे बैंक्स हैं या फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जीएसटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। सीपीआई क्या होता है? ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप इन सबको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अगला, फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो फ्रेंड्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसमें जो वर्ड्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? इसको लिया गया है फ्रेंड्स फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों वर्ड्स हैं, इसको फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ ली गई है, तो जो रेसिडुअल पावर्स है, रेसिडुअल पावर्स, ये प्रोविज़न को कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट और सेंटर के बीच में, ये भी लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? यहाँ पे काफ़ी सारे हैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे कि आप कह सकते हैं सिंगल सिटीजनशिप जो है ना, सिंगल सिटीजनशिप ली गई है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बाई कैमरलिज्म। नेक्स्ट बात करें हम रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें ली गई हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फ्रेंड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के प्रोविज़न को। इसके अलावा नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो मेथड है, इसको भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। तो 5 ईयर प्लान्स का जो यहाँ पे प्रोविज़न है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? इसको रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रेंड्स लिया गया है। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से और क्या लिया गया है फ्रेंड्स? यहाँ पे रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके अलावा जो आइडिया है ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, प्रियम्बल में यहाँ पे देखिए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इसको भी लिया गया है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे इंग्लैंड, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। यूएस की बात करें तो यूएस से लिया गया है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का, जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीज़ें यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। एक इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी काफ़ी आता है एग्जाम में, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें ली गई हैं फ्रेंड्स यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमरजेंसी प्रोविजंस हैं, है ना, एमरजेंसी प्रोविजंस, इसको जर्मनी से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, द साइंस ऑफ नेचर, ओरिजिन, हिस्ट्री एंड हिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड। तो आपको बताना है नेचर के ओरिजिन और उसकी हिस्ट्री को जो स्टडी होता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके अलावा बात करें कि क्रायोजेनिक्स क्या होता है, तो क्रायोजेनिक्स फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर में अगर किसी चीज़ की स्टडी की जा रही है तो उसे हम क्रायोजेनिक्स कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्धा डाई। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी फ्रेंड्स? इनकी जो डेथ है ये हुई थी कुशीनगर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करें गौतम बुद्ध की फ्रेंड्स, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। इन्होंने ऑब्टेन किया था एनलाइटमेंट, कहाँ पे? एनलाइटमेंट जो है इन्होंने अटेन किया था बोध गया में। फर्स्ट सरमन इन्होंने कहाँ पे किया था? फर्स्ट सरमन इन्होंने किया था सारनाथ में। और डेथ जैसे हमने अभी डिस्कस किया ये हुई है कुशीनगर में। इनका जो ओरिजिनली नेम था फ्रेंड्स ये था सिद्धार्थ गौतम। राइट, सिद्धार्थ गौतम इनका ओरिजिनल नेम था। और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम यशोधरा था और उनका बेटा था उनका नाम राहुल था। ओके, तो ये हो गए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और गौतम बुद्धा ही फाउंडर थे बुद्धिज़्म के। आई होप आपको ये क्लियर है। तो ये सारे जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से, तो आप इसे अच्छे से याद रखें।
नेक्स्ट, गोइटर इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, गोइटर किसकी डिफिशियंसी से होता है? आयोडीन की डिफिशियंसी से गोइटर होता है। देखिए और भी विटामिन और उनसे रिलेटेड डिफिशियंसी डिसऑर्डर बात करें, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डीके होता है, और आयरन की कमी से एनीमिया होता है। आयोडीन हमने डिस्कस किया अभी, गोइटर जो है आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है। अगला, इन विच ईयर डिड बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट? तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? ये हुआ था 1764 में। देखिए बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट ऑन 22 अक्टूबर 1764, किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, एंड कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध, इसके अलावा मुगल किंग शाह आलम II। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके अलावा यहाँ पे जो कंबाइंड आर्मीज़ थी इन सब की, इनके बीच में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू बी द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा एक फेमस स्लोगन दिया गया था जो कि है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो मैंने आपको जो है ये ऑलरेडी प्रीवियस सीरीज़ में बताया है, तो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है उसको जाके ज़रूर देखिए। वहाँ पे जो भी फेमस टॉप आप कह सकते हैं 6 to 7 स्लोगन्स हैं, वो सब कुछ हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और इन्होंने और एनी बेसेंट ने मिल के जो है होम रूल मूवमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे इनका था, होम रूल मूवमेंट में। साथ में बात करें बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर स्टार्ट की थी, जैसे कि केसरी हो गया या फिर आप कह सकते हैं महारथा। तो ये सारी जो न्यूज़पेपर्स हैं ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है इसको इस्टेब्लिश किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बाल गंगाधर तिलक के बारे में। लाला लाजपत राय जी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, पंजाब केसरी का जो टाइटल है ये इनको दिया गया था, पंजाब केसरी। आप यहाँ पे ये पॉइंट बस याद रखें, आगे और भी जो भी है हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अगला, व्हेन इज़ इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एवरी ईयर? तो हर साल जो इंटरनेशनल वुमेन डे है ये कब होता है? ये होता है March 8 को। नेक्स्ट, विच इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स? तो इनमें से कौन सा ऐसा लाइन है जो ग्लोब को जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है? ये है फ्रेंड्स इक्वेटर। यहाँ पे देखिए ये इक्वेटर लाइन है जो कि 2 इक्वल पार्ट्स में जो है इसे यानी कि ग्लोब को डिवाइड कर रहा है। इसके ठीक ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ठीक नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। अगला, गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक? तो गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से मिलता है? तो फ्रेंड्स ये रहता है ऋग्वेद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो देखिए टोटल हमारे पास 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ, ऋग्वेद, फिर आता है सामवेद, अथर्ववेद और नेक्स्ट है यजुर्वेद, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऋग्वेद है फ्रेंड्स ये ओल्डेस्ट वेद है और यहाँ पे आयुर्वेद की बात की गई है। एग्जाम में पूछा जाता है कि आयुर्वेद की बात कौन से वेद में की गई है, तो इसकी बात ऋग्वेद में की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सामवेद क्या है। तो सामवेद को बुक ऑफ चैंट्स भी कहा जाता है और यहाँ पे म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी थिंग्स हैं ये सामवेद में दी गई हैं। अथर्ववेद में क्या दिया गया है? यहाँ पे जो भी मैजिकल फॉर्मूलाज हैं उनको बताया गया है। और यजुर्वेद में बात की गई है फ्रेंड्स सैक्रिफाइजल प्रेयर्स के बारे में, ठीक है। तो ये डिफरेंट थिंग्स हैं जो डिफरेंट वेदास में पाई जाती हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि म्यूज़िक कौन से वेद में है तो सामवेद में है, सैक्रिफाइजल प्रेयर्स किस में है? यजुर्वेद में है, मैजिकल फॉर्मूलाज किस में है? अथर्ववेद में। तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैड फर्स्ट स्टैब्लिश्ड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया? तो पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था मद्रास में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। कब हुआ था? 1687। देखिए काफ़ी पुराना है। 1687 में जो है पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था मद्रास में और वर्ल्ड का ये सेकेंड ओल्डेस्ट भी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने के लिए कितना टाइम लगा था? यहाँ पे लगा था 2 years 11 months 18 days। ओके, साथ में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है
कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये पहले प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स वाज डिस्कवर्ड बाय राखलदास बनर्जी? तो फ्रेंड्स राखलदास बनर्जी के द्वारा जो यहाँ पे डिस्कवर किया गया था साइट, ये था मोहनजोदारो, जिसको हम माउंड ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, माउंड ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। इसको आर.डी. बनर्जी के द्वारा खोजा गया था 1922 में। तो यहाँ पे ये कौन से नदी के किनारे प्रेजेंट है? ये इंडस रिवर के किनारे पड़ता है मोहनजोदारो, और फ्रेंड्स प्रेजेंट डे ये पाकिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है पाई गई थी? यहाँ पे ग्रेट बाथ पाया गया था, डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली थी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की स्टैचू यहाँ पे देखी गई थी। नेक्स्ट बात करें लोथल, तो इसे पोर्ट सिटी कहा जाता है। कालीबंगन की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक बैंगल्स पाया गया था, राइट। और साथ में बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोथल की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की गई थी फ्रेंड्स आर राव के द्वारा 1953 में। और वहीं बात करें कालीबंगन की, तो कालीबंगन की खोज की गई थी 1953 में अगेन ए घोष के द्वारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन सा एक क्लासिकल डांस नहीं है? देखिए कथक, सत्रिया, मणिपुर तीनों ही क्लासिकल डांस है। भांगड़ा क्लासिकल डांस नहीं है, ये एक डांस है, फोक डांस है पंजाब से। तो यहाँ पे बात करें सारे क्लासिकल डांसेस की, देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा का क्लासिकल डांस है, कथकली केरला का, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर, और मोहिनीअट्टम जो है केरला का क्लासिकल डांस है। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। देखिए इसके बारे में, वर्ल्ड बैंक को जुलाई 1944 में इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, प्रेसिडेंट अजय बंगा हैं, MD CFO अंशुला कांत हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? इंदरमित गिल हैं। अगला, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन? तो हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे ये मनाया जाता है February 2 को। और 2024 में थीम क्या था वर्ल्ड वेटलैंड डे का? ये था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन? तो यहाँ पे फ्रेंड्स नालंदा अंटिल वी मीट अगेन इस बुक को लिखा गया है गौतम बोरा के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। साथ में आप देख सकते हैं रस्किन बॉन्ड काफ़ी फेमस राइटर हैं, तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की हम बात कर लें फ्रेंड्स। तो देखिए हाउ टू बी हैप्पी इस बुक को जो है लिखा गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली इज़ नॉट फार, ये बुक भी इन्होंने लिखा है। एंग्री रिवर इन्होंने लिखा है। ओके, ब्लू अम्ब्रेला ये बुक को भी लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन जो है ये की गई थी पाला एम्परर धर्मपाला के द्वारा। कब किया गया था? 1783 से 820 AD के बीच में कहा जाता है कि इसको फाउंडेशन किया गया था। राइट। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज चामेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो चामेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज कॉइन्ड बाय होम? तो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड का पहले बार इस्तेमाल किसने किया था? ये इस्तेमाल किया गया था कार्ल बेंडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल, देखिए ये सेल है, तो इस सेल में जो है आप देख सकते हैं ये छोटे जो स्ट्रक्चर हैं इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द भूपेन हजारिका सेतु ऑल्सो कॉल्ड धोला सादिया ब्रिज विच कनेक्ट्स असम एंड? तो भूपेन हजारिका सेतु जो है ये किसको किसको कनेक्ट करता है फ्रेंड्स? ये कनेक्ट करता है असम को अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इंडिया का लॉन्गेस्ट अगर रिवर ब्रिज आपसे पूछा जाए, कौन सा ब्रिज? रिवर ब्रिज, तो ये है भूपेन हजारिका सेतु ब्रिज। ओके, और इसको किस नदी के ऊपर बनाया गया? तो आप देख सकते हैं ये जो नदी है ये लोहित रिवर है। ठीक है, लोहित रिवर के ऊपर जो है इसको बनाया गया है। साथ में फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, डायरेक्टली आपसे सिर्फ पूछा जाए कि सबसे इंडिया का लंबा ब्रिज कौन सा है, रिवर ब्रिज ना बोला जाए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अटल सेतु, जिसका रिसेंटली इनॉग्रेशन किया गया था। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज कौन सा है, इंडिया का लॉन्गेस्ट
सी ब्रिज कौन सा है, तब इसका राइट आंसर जो है अटल सेतु होगा, क्योंकि ये जो है सी के ऊपर बना हुआ है। और जो रिवर ब्रिज है इसका आंसर भूपेन हजारिका सेतु होगा। तो आई होप आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं, अच्छे से इसे याद रखें। और सेकेंड लॉन्गेस्ट अगर पूछा जाएगा कि विच इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, सिर्फ यहाँ पे रिवर सी कुछ ना बोला जाए, तब इसका राइट आंसर भूपेन हजारिका सेतु होगा। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है सारा पॉइंट। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर है। ये आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, द जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड। तो जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएं। अगला टेस्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्ध डाई। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। ये दोनों टेस्ट क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर बताएं। साथ में मैंने आपको पेड पीडीएफ की वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स है फ्रेंड्स, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक को परचेज़ करना है, आप हमारे वेबसाइट पे जाके इन ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रिसेंटली आपके लिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जो मंथली करंट अफेयर्स है ये लॉन्च किया गया है। साथ में जो लास्ट 6 मंथ्स का पीडीएफ है ये लॉन्च किया गया है। और ईयरली पीडीएफ भी यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट है, जहाँ पे आपको 2023 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो ये ई बुक्स आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। परचेज़ अगर करना चाहें वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।